In this video, we will know about how you can start your investment journey. So basically इस वीडियो में हम उन तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। सो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये 3 चीज़ें होना जरूरी हैं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड आप अपने लिए बिल्ड करो। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड में आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो। जब आपकी जॉब चली जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो वहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करता है। जो आइडियली 6 से 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपको उस टाइम पर प्रोटेक्ट करेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, राशन पानी, बिल्स, EMI वगैरह, तो ये जो 1 महीने का है इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 महीने का निकल आएगा। 12 से करोगे तो 12 महीने का हो जाएगा। अब इसकी आपको एक FD क्रिएट करके रख देनी चाहिए जिससे ये पैसा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होता रहे, ये अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा। इसे आप इन्वेस्टमेंट मत कर देना क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। ये इमरजेंसी फंड है, इसे रिस्क फ्री रखो। जब भी आप चाहो इसे कैश में कन्वर्ट कर पाओ। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। ये आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब किसकी डेथ हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा टर्म इंश्योरेंस। तो आपको कम से कम अपनी सालाना इनकम का 20 गुने का कवर होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 10 लाख होती है तो आपके पास 2 करोड़ तक का कवर होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के थ्रू। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। जब कभी भी कोई बीमारी हो जाती है या कोई आपको इंजरी हो जाती है जिसकी सर्जरी के लिए आपको पैसा लगता है, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली का अलग और आपका अलग। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कवर कम से कम 5 लाख तक का ले लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। तो इन्वेस्टिंग को समझने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 6 से 7% से ग्रो होती है। मतलब आज आपकी जेब में जो 100 रुपये रखे हैं ना, वो 100 रुपये की वैल्यू अभी 100 रुपये है, लेकिन ठीक 1 साल बाद वो 100 रुपये की वैल्यू 93 या 94 हो जाएगी। वैल्यू हो जाएगी, 100 रुपये ही रहेंगे लेकिन उनकी वैल्यू इतनी रह जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी 6 से 7%। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो कम से कम आपको 6 से 7% से तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे, तभी आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। वरना वो इन्फ्लेशन के साथ केवल ट्रेवल कर रहा है, वो ग्रो नहीं हो रहा। तो बढ़ते हैं अब आप किन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नंबर 1 पे है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन लोग इसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट का यूज़ होता है इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन ये केवल एक इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए मुझे सही लगता है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क कर दीजिए जिससे आपका वो जो इमरजेंसी फंड है वो वैल्यू लूज नहीं करेगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता रहेगा क्योंकि आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इमरजेंसी फंड है। तो इन्वेस्टिंग में रिस्क होती है, तो आप उसे FD क्रिएट करके रख सकते हो, लेकिन FD इन्वेस्टमेंट पर आपको नहीं देखना चाहिए। सेकंड है गोल्ड। इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो गोल्ड को कोई इन्वेस्टमेंट के बेस पर नहीं लेता। इंडिया में केवल ज्वेलरी के बेस पर गोल्ड को देखा जाता है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गोल्ड में तो फिर आपको फिजिकल गोल्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ, जहां पर आपको जो पैसा आपका बढ़ेगा, मतलब आपका गोल्ड अगर बढ़ेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो वो तो आपको फायदा मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये गवर्नमेंट इशू करती है तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, राइट। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ आपको जाना चाहिए जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा चाहिए होता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अब ये कम पैसों में भी पॉसिबल है REIT की वजह से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये उस रेंटल इनकम को, रियल एस्टेट की रेंटल इनकम को कन्वर्ट करते हैं एक शेयर फॉर्म में, राइट, जिससे हम उसे बाय सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कम पैसों में तो आप इसके थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो बॉन्ड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट इशू करती है और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इनमें एक तरीके से आप अपना पैसा किसी को उधार देते हो, वो बदले में आपको इंटरेस्ट देते हैं। बेसिकली वो अगर पैसा चाहें तो बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक उनसे ज़्यादा चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट, तो वो सीधा पब्लिक के पास आकर उनका पैसा उधार ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जिनकी रेटिंग ज़्यादा होती है आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इनमें कंपनी की डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा, राइट। तो इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बॉन्ड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको रेगुलरली इनकम मिलता रहता है इंटरेस्ट के थ्रू, वो आपको सालाना या 6 महीने में, किसी में 6 महीने में भी इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग का। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड का नाम आपने काफी सुना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड नहीं होता, वो एक एसेट मैनेजमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपका पैसा मैनेज करती हैं, राइट।
आपको नई नॉलेज है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए कोई आपसे स्मार्ट इंसान आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो आपके लिए काम कर रहा होता है, वो बदले में आपसे फीस भी चार्ज करते हैं जो 0.25 से करीब 1 या 2% होता है, तो वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सही है जब आपको कोई नॉलेज नहीं है कि आपको अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो ये आपके लिए वहाँ पर काम करेंगे। म्यूचुअल फंड काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, तो काफ़ी टाइप के होते हैं। जिस भी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है या आप काफ़ी उसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उसके बेस पे भी आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको शुरुआत करनी है इन्वेस्टिंग की, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉल केस। अब ये काफ़ी अभी ट्रेंडी तरीका है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए एक स्मार्ट इंसान है जो आपके लिए काम कर रहा है। मतलब वो आपके लिए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक रेडी कर रहा है। आप सीधा जाके उस पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक को खरीद सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शेयर सीधे आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप थोड़े बहुत सीख गए हो इन्वेस्टिंग, थोड़ी बहुत सीख गए हो, लेकिन अभी आप शेयर्स को ज़्यादा नहीं पहचान पाते हो कि किस में इन्वेस्ट करना है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ प्रोवाइड कराता है अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो शेयर्स में। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा इससे अलग है। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, लेकिन स्मॉल केस में आपको ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो ये म्यूचुअल फंड और इसको आप मिक्स मत कर देना। वहाँ पर आप यूनिट्स खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर आप सीधे शेयर्स खरीदते हो जो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। यहाँ पर आपको एक रेडी करके देते हैं पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, राइट। आप उस पोर्टफोलियो को खरीदते हो, तो फिर आपके जो आपने जो खरीदे हैं वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो ये उससे अलग है, ये डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है स्टॉक्स। ये मेरा काफ़ी फेवरेट है। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आना स्टार्ट हो जाए, आप खुद के ऊपर रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि अब तक आपके लिए एक स्मार्ट इंसान काम कर रहा था जो म्यूचुअल फंड में था और स्मॉल केस में था। लेकिन जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो वहाँ पर आप अपनी पूरी रिस्क अपने ऊपर लेते हो। आप खुद के लिए रिस्क ले रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि अब आप खुद अपना दिमाग लगाकर ही स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है। जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आना स्टार्ट हो जाए, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट है क्रिप्टो। अब इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि क्रिप्टो 2-3 साल से उसका अलग ही रिदम चल रहा है। अभी इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी कुछ क्लियर नहीं कहा है, तो उसको आप रहने ही दो, इसमें इन्वेस्ट ना करो तो बेहतर है। मैंने किया था, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा नहीं चाहता, क्योंकि वो रिस्की काफ़ी ज़्यादा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ क्लियर होता है तो ऑफकोर्स फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कुछ क्लियर नहीं कहता, हमें इससे दूर रहना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सारे जो तरीके हैं इन्वेस्टिंग के वो हमने डिस्कस किए। जिस भी तरीके में आप कंफर्टेबल हो, प्लीज़ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये सारे तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कौन सा फेवरेट तरीका है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।